एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी की पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ओपन देखा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा थोड़ा सा एक विशेष टॉपिक है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो इसको आप स्लिप मत कीजिएगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिए। ये आपको पावर सिस्टम में भी लाभ देगा और ट्रांसफार्मर के नज़रिए से तो बिना पर यूनिट सिस्टम के हम लोग बढ़ ही नहीं सकते। तो जो आज का हमारा विशेष टॉपिक है ये है पर यूनिट सिस्टम के बारे में, कि पर यूनिट सिस्टम होता क्या है ना, और इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे हम इससे वैल्यूज को फाइंड करेंगे, है ना। तो इसको देख लेते हैं, व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम, है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज पर यूनिट सिस्टम, है ना। तो पर यूनिट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखिए। पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम, तो इसको सिंबॉलिकली जो आप रिप्रेजेंट करते हो इसको आप लिखते हैं पी डॉट यू डॉट से। इसको बोलते हैं पर यूनिट वैल्यू। क्या बोलेंगे? पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू। तो पर यूनिट वैल्यू जो होता है इसको डिफाइन किया गया है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन जनरल किसी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो पर यूनिट वैल्यू होता है वो उसका एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू होता है। क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू ही उसका पर यूनिट वैल्यू कहलाता है। तो फार्मूला वाइज पर यूनिट वैल्यूज को आप इस तरह से डिफाइन करोगे, ठीक ना। ये आपका हो गया पर यूनिट वैल्यू का डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा। ये हो गया ना, ये हो गया। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप मान लीजिए चीनी बेचते हो, चीनी बेचते हो, है ना। चीनी बेचते हैं और आपके पास जो है 100 किलो चीनी है ना। तो उस 100 किलो चीनी में से 5 किलो चीनी आपने बेच दिया, 5 किलो चीनी आपने बेच दिया। तो इसका पर यूनिट वैल्यू क्या हो गया? 5/100, यानी 0.05% आपने चीनी बेच दिया। तो इसका बेस वैल्यू क्या हुआ? 100 किलो के कंपैरिजन में आपने 5 किलो चीनी बेच दिया ना। तो ये जो 100 किलो है ये आपका बेस वैल्यू कहलाएगा, और 5 किलो जो आपने चीनी बेच दिया है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी, कि जितने में आपने चीनी को बेच दिया। तो पर यूनिट वैल्यू को आप जनरली किससे डिफाइन कर रहे हो? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू से, है ना। अब इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में समझने के लिए कि क्यों, अच्छा ये भी ध्यान रख लो कि इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो अब इन जनरल आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जनरली किससे डील करते हो? जनरली किससे डील करते हो आप? देखो आपके पास एपरेंट पावर होता है, फिर एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है,
ठीक ना। वोल्टेज होता है, करंट होता है, पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर होता है। तो अब इसी में जैसे आप मान लीजिए कि एक्चुअल पावर है ना, एक्चुअल पावर यानी एक्टिव पावर का पर यूनिट वैल्यू निकालना चाहते हो, पर यूनिट वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर निकालना चाहते हो, तो पर यूनिट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो टोटल पावर है एस और उसमें से एक्चुअल पावर कितना है, एक्टिव पावर की बात कर रहे हो ना, जैसे आप इसको पूरा कह दीजिए पर यूनिट ऑफ एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर है ना। एक आपका इम्पीडेंस भी तो होता है बेटा, है ना, रजिस्टेंस भी होता है और रिएक्टेंस भी होता है ना। तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P अपॉन टोटल पावर, टोटल पावर में से कितना एक्टिव पावर है, ये इसका पर यूनिट वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर बहुत ध्यान से समझना ये सब बातें, ये आपका Q/S हो जाएगा। पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, देखो टोटल इंपीडेंस कितना है, टोटल दैट इज जेड, दैट इज जेड। तो पर यूनिट वैल्यू रेजिस्टेंस का अगर आपको निकालना पड़े तो ये हो जाएगा R/Z। पर यूनिट में आ रहा है ये सब क्वांटिटी किस में आ रहा है, पर यूनिट में आ रहा है। तो एक तो आप मात्रक से बच गए, एक तो आप मात्रक से बच गए, दूसरा इसका आपने वैल्यू निकाल दिया इन पर यूनिट, इन पर यूनिट। तो पर यूनिट वैल्यू एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअल वैल्यू अपॉन उसका बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि पावर फैक्टर का पर यूनिट मान कितना होगा, पावर फैक्टर का पर यूनिट मान कितना होगा, तो यहां ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर क्या है ना। अब इसको कैसे निकालोगे, पावर फैक्टर तो खुद ही यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, खुद ही यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना, नोट करके लिख लो चाहिए इसको कि पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर का कोई पर यूनिट मान, पर यूनिट मान नहीं होता है, पावर फैक्टर का कोई भी पर यूनिट मान नहीं होता है। कहने का मतलब आप इसका पर यूनिट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बाकी सारे क्वांटिटी का आप बाय यूजिंग दैट फार्मूला एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू निकाल के आप उसका पर यूनिट मान निकाल सकते हो, ठीक ना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पर यूनिट वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अच्छा, इसी में एक बात और ध्यान रखो कि जो पर यूनिट वैल्यू होता है, पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, इसी को आप या ऐसे समझिए कि आपसे कहते हैं नहीं भाई पर यूनिट में नहीं, हम तो परसेंटेज में काम करेंगे, हम तो परसेंटेज जानते हैं। जनरली आप क्या कहते हो ना, 5%, 10%, तो उसे एक अंदाजा मिल जाता है कि एक्चुअली सिस्टम में कितने परसेंट इवेल्युएशन हो रहा है। तो आप ध्यान रखना कि जो परसेंटेज वैल्यू होगा, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, इसको आप पर यूनिट वैल्यू से, जो आपने पर यूनिट वैल्यू निकाल दिया है ना, पर यूनिट वैल्यू, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आपको क्या मिल जाएगा, यही आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा बेटा, यही आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, परसेंटेज वैल्यू अगर आपको निकालना पड़ जाए तो पर यूनिट वैल्यू में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हम लोग परसेंटेज वैल्यू से भली भांति परिचित हैं, तो ये पर यूनिट वैल्यू क्यों,
पर यूनिट वैल्यू क्यों? तो अब यहाँ पे सीधा सा बात ये आ जाएगा कि देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अभी तक मान लो ट्रांसफार्मर भी आप देखो, तो ट्रांसफार्मर में जैसे अगर हम परसेंटेज वैल्यू से डील करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू में क्या हो रहा है आप देख रहे हो ना, 5% इंटू 5% क्या निकला था 25%। नहीं भाई 0.25%, क्योंकि आपको 100 से उसको डिवीजन करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पर यूनिट वैल्यू इंटू पर यूनिट वैल्यू, आपको पर यूनिट वैल्यू ही मिलेगा। पर यूनिट वैल्यू प्लस पर यूनिट वैल्यू, आपको पर यूनिट वैल्यू में ही मान मिलेगा। उसी तरह आप डिवीजन कर दो पर यूनिट वैल्यू बाई पर यूनिट वैल्यू, या पर यूनिट वैल्यू माइनस पर यूनिट वैल्यू, आपको पर यूनिट में ही मिलेगा। लेकिन परसेंटेज में क्या डिफिकल्टी है कि 5% इंटू 5% आपको क्या मिल रहा था, 25% नहीं मिल रहा था, 0.25% मिल रहा था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में परसेंटेज वैल्यू से दिक्कत आ जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने पर यूनिट वैल्यू को अडॉप्ट किया। अच्छा, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे पर यूनिट वैल्यू किसी क्वांटिटी को निकालोगे? तो एक तो तरीका ये हो गया, ये वाला है ना, इससे आप पर यूनिट वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन इन जनरल पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग इन क्वांटिटी पे डील करते हैं, इन क्वांटिटीज पे हम लोग डील करते हैं, है ना। तो जनरली क्या होता है कि इन्हीं में से जैसे हमारा क्या है, हमारे पास जनरल क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, वोल्टेज और करंट। इन चार चीजों से हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क मिलकर बना हुआ है। जनरली मैं पावर सिस्टम की बात कर रहा हूं क्योंकि पावर सिस्टम में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। पावर सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन किए जाते हैं वो पर यूनिट बेसिस पे ही किए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में जैसे अभी हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि आप देख रहे थे कि ट्रांसफार्मर के दो साइड होते हैं, एक हाई वोल्टेज साइड होता है और एक लो वोल्टेज साइड होता है। और आपने इसमें देखा कि अगर आपको हाई वोल्टेज साइड पे मेजर करना है तो आपको हाई वोल्टेज साइड के इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सब निकालने पड़ते हैं। उसी तरह मान लो कि आपको लो वोल्टेज साइड पे निकालना है, ये सारे एक्चुअल आप लोग निकालते हो, एक्चुअल ओम निकालते हो ना, एक्चुअल इंपीडेंस, एक्चुअल रेजिस्टेंस, एक्चुअल रिएक्टेंस, है ना। तो ये सारे एक्चुअल वैल्यूज में आप निकालते हो। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड का जो रेजिस्टेंस है या इंपीडेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है। आप लोगों ने देखा हो ना, हाई वोल्टेज साइड का जो इंपीडेंस होगा वो लो वोल्टेज साइड से ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा ना, और वो एक्चुअल वैल्यू होगा। तो पर यूनिट वैल्यू ने इस सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आप चाहे हाई वोल्टेज साइड से इंपीडेंस निकालो और चाहे लो वोल्टेज साइड से इंपीडेंस निकालो, वो दोनों इंपीडेंस आपके सेम होंगे, वो दोनों ही इंपीडेंस आपके क्या होंगे, सेम आएगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगा। तो ये जैसे अगर ट्रांसफार्मर के नजरिए से देखें हम, तो ट्रांसफार्मर के नजरिए से पर यूनिट वैल्यू किसी ट्रांसफार्मर का हमेशा कांस्टेंट होगा, एक नियत वैल्यू होगा फॉर ए गिवन बेस। जो भी बेस हम सेलेक्ट कर लेंगे उस बेस के लिए जो ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इंपीडेंस होगा वो हमेशा एक नियत मान होगा। आप बेस चेंज कर लो तो दूसरे बेस पे ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट इंपीडेंस आएगा वो नियत आएगा। ये एडवांटेज है पर यूनिट सिस्टम का, है ना। नहीं तो आप हाई वोल्टेज साइड का इंपीडेंस अलग निकालो, लो वोल्टेज साइड का इंपीडेंस अलग निकालो, और ऐसे पता नहीं पावर सिस्टम नेटवर्क में कितने ट्रांसफार्मर लगे होंगे, तो सबका हाई वोल्टेज इंपीडेंस, लो वोल्टेज इंपीडेंस कैलकुलेशन करते रहो। कैलकुलेशन आपका बहुत टेडियस हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का भी स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों को पर यूनिट सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली पर यूनिट सिस्टम निकाला कैसे जाता है, हमारे पास देखो एक एस है, एक पी है, एक क्यू है, एक वी है और एक आई है। जनरली पावर से पावर फैक्टर का तो पर यूनिट निकाला ही नहीं जा सकता, है ना। तो जनरली हमारे पास ये 5 क्वांटिटीज हैं, ये 5 क्वांटिटीज हैं। अब निकालने का तरीका क्या है, इनमें से किन्हीं 2 क्वांटिटी को आप बेस वैल्यू मान लो। अब बेस वैल्यू क्या होता है, इसको मैं थोड़ा रुकता हूं, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये मान के चलो कि अगर पावर सिस्टम नेटवर्क या ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो तो ट्रांसफार्मर में अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज और करंट, इन 5 चीजों से हमारा सिस्टम बना हुआ है जनरली, है ना। तो इनमें से किन्हीं 2 को आप बेस वैल्यू ले लो। तो इन जनरल किया क्या जाता है,
कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये केवीए बेस या एमवीए बेस में और वोल्टेज बेस में लिया जाता है ना। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि इनमें से एस और वी को हम बेस वैल्यू मान लेंगे, बेस वैल्यू मान लेंगे। जैसे हम कह दिया जो एपरेंट पावर है ये लिया हमने एस बेस, और जो वोल्टेज है इसका बेस वैल्यू ले लिया हमने वी बेस। ये सब क्या है, ये दोनों इसके बेस वैल्यू है, ये दोनों इसके क्या है, बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू है ना। तो जब हमको एस बेस और वी बेस पता चल गया तो क्या हम बेस करंट नहीं निकाल सकते, इस सिस्टम का बेस करंट नहीं निकाल सकते। देखो मान लीजिए क्या IB क्या हो जाएगा, इसका IB हो जाएगा एस बेस अपॉन वी बेस, है ना। IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस बेस अपॉन वी बेस। इस तरह से हम IB निकाल सकते हैं, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, IB निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो मैं कहूं भाई कि बेस MVA ले लिया हमने, एस बेस की वैल्यू ले लिया हमने 100 kVA, 100 kVA ले लिया, है ना। और वोल्टेज रेट VB है हमारा, मान लो कि 25 वोल्ट है, मान लीजिए 25 वोल्ट है। तो आई बेस इस केस में क्या हो जाएगा, बेस करंट मिल गया ना, बेस करंट हमारा हो गया 100 kVA, 100 kVA अपॉन 25 वोल्ट, है ना। तो एक्चुअली ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 25, और वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, एम्पियर, है ना। तो यही आपका बेस करंट मिल जाएगा, यानी 4000 एम्पियर। इस तरह से आपने बेस करंट निकाल लिया, इस तरह से आपने बेस करंट निकाल लिया। फाइनली इसको मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए था आपको। देखिएगा दूसरी बात आ गई, जब मैंने बेस करंट निकाल लिया तो बेस इंपीडेंस मिल जाएगा। बेस इंपीडेंस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, देखो जेड बेस को मैं लिख सकता हूं वी बेस अपॉन आई बेस, वी बेस अपॉन आई बेस, और आई बेस को वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो जेड बेस को या तो आप ऐसे निकाल लो। हमने क्या जूम किया, देखो समझो, हमने एस बेस और बी बेस को हमने बेस वैल्यू माना है। तो जब हमने इन दोनों को बेस वैल्यू माना है तो इससे हमको बेस करंट मिल गया। जब बेस करंट मिल गया तो बेस इंपीडेंस मिल गया। बेस इंपीडेंस में जरा, अच्छा बेस इंपीडेंस का एक फार्मूला तो ये बन गया, राइट। अब इसी में आई बेस की वैल्यू रख दो, तो जब आई बेस की वैल्यू रख दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली आपको मिल जाएगा वी बेस का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एस बेस। देखो आई बेस बराबर क्या है, एस बेस अपॉन वी बेस, तो आई बी की वैल्यू यहां रख दो, एस बेस अपॉन वी बेस, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस बेस, वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस बेस। तो जेड बेस का ये फार्मूला बहुत, जितने भी मैं रेक्टेंगल में क्लोज कर रहा हूं बेटा, ये सारे फार्मूला बन जाते हैं, और इनको याद नहीं करना है। अगर आपने समझ लिया है तो बड़े आराम से आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। पर यूनिट वैल्यू को आप समझते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक ना बेटा, आगे दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपका बन गया फाइनली जेड बेस का फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर जेड बेस। ये आपका जेड बेस मिल गया, आई बेस मिल गया, जेड बेस मिल गया। अब मान लो जेड पर यूनिट निकालना है आपको, इंपीडेंस का पर यूनिट मान निकालना है,
तो देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, जेड पर यूनिट, जेड पर यूनिट, ये क्या हो जाएगा, जेड जो कि ओम में होगा, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू अपॉन जेड बेस वैल्यू, जेड बेस वैल्यू। तो जेड एक्चुअल आपने निकाल लिया है, जेड बेस आपने निकाल लिया है, वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस बेस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जेड ओम एक्चुअल, एक्चुअल इनटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एस बेस अपॉन वी बेस का स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यूज फाइंड करना है, इस तरह से वैल्यूज आपको फाइंड करना है। ये आपका इंपीडेंस का पर यूनिट मान निकल गया, इंपीडेंस का आपका पर यूनिट वैल्यू निकल गया है ना, एस बेस अपॉन वी बेस का स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड एक्चुअल को, आपका जेड पर यूनिट निकल गया। तो ये एडवांटेज है, ये किसी पर यूनिट वैल्यू का एडवांटेज है। हम परसेंटेज वैल्यू और इसी पर यूनिट वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए किसी क्वांटिटी को, है ना, तो पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? तो इस सिनारियो से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पर यूनिट वैल्यू का एडवांटेज हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं रेटेड, वो इसका एक बेस चेंजिंग फार्मूला होता है बेटा, वो भी देख लो, इसका एक बेस चेंजिंग फार्मूला भी होता है, बेस चेंजिंग फार्मूला। जैसे लॉगरिथमिक में एक फार्मूला होता है ना, बेस चेंजिंग, लॉग में एक बेस चेंजिंग फार्मूला होता है ना, तो पर यूनिट वैल्यू में भी एक बेस चेंजिंग फार्मूला होता है। क्या इसका मतलब क्या हुआ उसको भी समझ लो। देखो बेटा कि पर यूनिट वैल्यू जो है, आप कह रहे हो पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, यही पर यूनिट की डेफिनेशन है। तो इससे आपको क्या मिल गया, एक्चुअल वैल्यू को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू। अब ये तो नहीं बदलने वाला है ना, जो चीज रियल है वो तो रियल ही रहेगी, है ना। विद कंपैरिजन टू दैट बेस हम पर यूनिट सिस्टम को डील कर रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, एक्चुअल वैल्यू, है ना, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जिसका बेस वैल्यू 100 है और उसका एक्चुअल वैल्यू 5 है। कोई क्वांटिटी है जिसका बेस वैल्यू है 100 और उसका एक्चुअल वैल्यू है 5, ऐसे समझो। तो इसका पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/100। लेकिन आप बेस चेंज करा दो, आप इसका क्या कर दो, बेस चेंज करा दो। तो अब पर मान लो बेस आपने 200 कर दिया, 200 कर दिया, तो अब इसका पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/200। चेंज हो गया ना, पर यूनिट वैल्यू तो चेंज हो गया। लेकिन इन दोनों का मान, है ना, 200 पे मान लो कि यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका 10 आ जाता है, 10 कर दो इसको, तो 10/200 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो सेम रहेगा ना। कहने का मतलब इस फार्मूला से कोई क्वांटिटी का जो एक्चुअल मान है वो तो सेम रहेगा ना। तो आपका बन गया। अब मान लीजिए कि कोई इंपीडेंस है, जेड पर यूनिट है आपका, जेड पर यूनिट। तो जेड पर यूनिट आप न्यू बेस पे निकालना चाहते हो, जेड पर यूनिट आप न्यू बेस पे निकालना चाहते हो। तो जेड पर यूनिट न्यू, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं समझो जरा। यहां पे कहने का मतलब जो जेड का एक्चुअल वैल्यू है वो तो नहीं बदलने वाला है ना, इससे ना समझो आप, ये ना समझिए। जेड का मान लीजिए इंपीडेंस की आप बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बेस पर, डिफरेंट डिफरेंट बेस पर उसका पर यूनिट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा।
100 बेस पे आपने देखा 5/100 आया, वही क्वांटिटी 200 बेस पे 5/200 हो गई, यानी पर यूनिट वैल्यू भी चेंज हो रहा है। डिफरेंट बेस के लिए डिफरेंट पर यूनिट वैल्यू होगा, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू बेटा सेम होगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला उसका एक्चुअल वैल्यू सेम होगा। तो आप कह सकते हैं कि जेड एक्चुअल, क्या कह रहा हूं मैं, जेड एक्चुअल न्यू इज इक्वल टू जेड एक्चुअल ओल्ड, यानी जो पहले जेड एक्चुअल की वैल्यू थी रियल में, वही मान लो कि आप बेस चेंज करा देते हो तो एक्चुअल जो इंपीडेंस मिलेगा वो न्यू बेस पे भी तो सेम आएगा ना, न्यू बेस पे भी सेम आएगा। तो आप इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जेड एक्चुअल न्यू को क्या कह सकते हो आप, जेड पर यूनिट न्यू इनटू जेड बेस न्यू। चूंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं बदल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू जेड बेस ओल्ड, है ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा जेड पर यूनिट न्यू, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड, है ना, इंटू जेड बेस ओल्ड अपॉन जेड बेस न्यू, जेड बेस ओल्ड अपॉन जेड बेस न्यू, ठीक ना। आप इसको फाइनली कर, अब जेड बेस ओल्ड को आप क्या लिख सकते हो, वी बेस ओल्ड का होल स्क्वायर अपॉन एस बेस। देखो जेड बेस का फार्मूला क्या है, जेड बेस का फार्मूला ये है ना, ये वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस बेस, है ना। तो आप इसको फाइनली कह सकते हो जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू ये क्या हो जाएगा, वी बेस ओल्ड का होल स्क्वायर अपॉन एस बेस। देखो एस बेस तो नहीं बदलने वाला है, जो पावर का एपरेंट पावर है वो तो कॉमन है ना, इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी, ये तो पावर तो इंचेंज नहीं होता ना, तो बेस पावर सेम रहेगा। उसी तरह इसको आप क्या कह सकते हो, वी बेस न्यू का स्क्वायर अपॉन एस बेस। एस बेस से एस बेस कैंसिल हो गया बेटा, एस बेस से एस बेस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा नहीं, यहां पर आप देखिए ये हो जाएगा एस बेस ओल्ड अपॉन एस बेस न्यू, ये तो आपने माना है ना एस बेस न्यू। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू क्या हो जाएगा, एस बेस न्यू अपॉन एस बेस ओल्ड, और क्या हो जाएगा, वी बेस ओल्ड अपॉन वी बेस न्यू। इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेस चेंजिंग फार्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी क्वांटिटी को एस बेस और न्यू बेस में आप काम कर रहे थे, मान लो कि आपने बेस चेंज कर दिया, एस बेस को आपने बदल दिया, वी बेस को भी आपने बदल दिया मान लीजिए, तो जो न्यू पर यूनिट इंपीडेंस आ जाएगा ना, पहले बेस के लिए जो पर यूनिट इंपीडेंस था उसमें आप इतने से आप मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे हैं। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा फार्मूला बन गया, है ना बेटा। तो ये कहता है बेस चेंजिंग फार्मूला, इसको क्या कहते हैं, बेस चेंजिंग फार्मूला। न्यू बेस पे आ गए, बेस चेंजिंग
इलेक्ट्रिकल मशीन के नज़रिए से, ट्रांसफार्मर के नज़रिए से हमको इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस फार्मूला हमको मिले हैं, है ना, एस बेस और वी बेस को हमने बेस क्वांटिटी मानना है। उसके बाद हम आई बेस निकाल लेंगे, जेड बेस निकाल लेंगे, जेड बेस इज इक्वल टू वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस बेस, है ना। और उसके बाद हम पर यूनिट वैल्यू को डील करेंगे, हम पर यूनिट वैल्यू को डील करेंगे। तो पर यूनिट वैल्यू निकालने का तरीका ये है, पर यूनिट वैल्यू में यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही उसका परसेंटेज वैल्यू हो जाता है। लेकिन हम परसेंटेज वैल्यू में डील नहीं करते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। आपने अभी ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में देखा कि 5% इंटू 5% 25% नहीं होता है, बल्कि 0.25% होता है, क्योंकि हम उसको 100 से डिवीजन करना जरूरी है ना। तो पर यूनिट सिस्टम में ये काम नहीं होगा, इसलिए पर यूनिट सिस्टम में हम लोग डील करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ट्रांसफार्मर के नजरिए से मैं मेनली चल रहा हूं, है ना, ट्रांसफार्मर के नजरिए से मैं चल रहा हूं। तो एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम। एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम, तो ये पहला एडवांटेज तो यही हो गया। देखो, पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि पर यूनिट इंटू पर यूनिट क्या मिलेगा आपको, पर यूनिट, पर यूनिट बाई पर यूनिट, ये भी आपको क्या मिलेगा, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट प्लस माइनस पर यूनिट, ये भी आपको क्या मिल रहा है, पर यूनिट, है ना। तो एक तो एडवांटेज यही हो गया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका, आप ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इंपीडेंस, पर यूनिट इंपीडेंस, ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इंपीडेंस हमेशा दिए गए बेस पर, अब यहीं पे मैं बेस की पोल खोलूंगा, बहुत ध्यान समझना। बेस पर, अब बेस क्या हुआ, बेस को ही बेटा बोलते हैं रेटेड वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेस वैल्यू लेते हैं ना, वही उसकी रेटेड वैल्यू कहलाती है। रेटेड वैल्यू पर समान होगा, समान होगा, बेस पर समान होगा, है ना। मान लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर है, ये इसका LV साइड है और ये इसका HV साइड है, HV साइड है, ठीक ना। HV साइड का इंपीडेंस है ZHV और LV साइड का इंपीडेंस है, LV साइड का इंपीडेंस है ZLV। मेरी बात समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनका जो पर यूनिट इंपीडेंस होगा, चाहे आप HV साइड से देखो और चाहे आप LV साइड से देखो, इसका पर यूनिट सिस्टम एक दिए गए बेस पर अगर डिसाइड हो गया तो हमेशा कांस्टेंट होगा उस बेस पर। बेस चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो प्राइमरी साइड में भी उतना रहेगा, यानी HV साइड में भी उतना रहेगा और LV साइड में भी उतना ही रहेगा। अब ये चेंज होने वाला नहीं है। अभी तक आप क्या करते हो, प्राइमरी साइड HV साइड में आप इंपीडेंस निकालते हो हाई वोल्टेज साइड का,
लो वोल्टेज साइड का इंपीडेंस निकालते हो, दोनों डिफरेंट आते हैं बेटा, आप करते हो ना। जेड एच बी क्या होता है, एक्चुअल जेड एच बी क्या होगा, एक्चुअल जेड एच बी आपका ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ जेड एल बी होगा, है ना, इतना इसमें अंतर रहता है। लेकिन अगर किसी ट्रांसफार्मर का आप पर यूनिट इंपीडेंस निकालते हो तो पर यूनिट इंपीडेंस हमेशा, चाहे आप एच बी से देखो और चाहे आप एल बी से देखो, उसका पर यूनिट इंपीडेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू देगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी ट्रांसफार्मर के लिए, है ना। अब इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें तो देखो क्या होगा, आप मान लीजिए जेड बेस निकालते हो, इसका जेड बेस ऑन एच बी साइड निकालते हो, जेड बेस ऑन एच बी साइड निकालते हो, तो जेड बेस ऑन एच बी साइड क्या होगा, आपको पता है कि ये वी बेस एच बी साइड का स्क्वायर अपॉन एस बेस होगा। अब किसी ट्रांसफार्मर के लिए एस एच बी जो होगा वही तो एस एल वी होगा बेटा, ये तो नहीं बदलने वाला है ना। यू गॉट माई पॉइंट, कि जो बेस केवीए है या एमबीए आप लिए हो एपरेंट पावर का, वो तो चेंज नहीं होता है ना, पावर तो चेंज नहीं होती ना ट्रांसफार्मर में। तो जेड बेस एच बी साइड का क्या हो जाएगा, वी बेस का स्क्वायर एच बी अपॉन एस बेस। इस वी बेस स्क्वायर एच बी को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना, ए वी बेस एल वी, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन एस बेस। बोलो ये बात होगा कि नहीं होगा। वी बेस एच बी साइड का क्या होगा, वी बेस एल बी, ए टाइम्स ऑफ वी बेस एल बी। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जनरली मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही लेके चल रहा हूं, तो जो हाई वोल्टेज साइड का जो बेस वोल्टेज होगा वो लो वोल्टेज साइड से तो ज्यादा होगा ना, तो ए से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली ये क्या दे देगा, ये आपको दे देगा ए स्क्वायर वी बेस का स्क्वायर एल बी साइड अपॉन एस बेस, अपॉन एस बेस। तो जरा बताओ कि जेड पर यूनिट एच बी साइड क्या हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, जेड पर यूनिट अगर आप एच बी साइड का निकालना चाहते हो, जेड पर यूनिट एच बी साइड का निकालना चाहते हो, तो पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जेड एक्चुअल यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ जेड ऑन एच बी साइड, ठीक, अपॉन जेड बेस ऑन एच बी साइड, यही तो डेफिनेशन है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अच्छा मान लो कि आप एच बी साइड की एक्चुअल इंपीडेंस निकालना चाहते हो एच बी साइड से, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर जेड एक्चुअल एल बी साइड। बोलो बेटा सही है, जेड एक्चुअल एच बी क्या होगा, वो ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ जेड एक्चुअल एल बी साइड का होगा, ये हम लोग प्रीवियस कर चुके हैं, ठीक ना। अपॉन इस जेड बेस एच बी को आप लिख सकते हो, देखो अभी आपने निकाला, जेड बेस एच बी को आप लिख सकते हो ये टर्म, इस टर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जेड बेस एच बी को आप क्या लिखोगे, जेड बेस एच बी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ जेड बेस एल बी साइड बेस वैल्यू से, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनली क्या बचा, जेड एक्चुअल एल बी साइड अपॉन जेड बेस ऑन एल बी साइड, ठीक। और जेड एक्चुअल एल बी साइड एक्चुअल वैल्यू जेड बेस ऑफ लो वोल्टेज साइड, इसी को तो आप जेड पर यूनिट लो वोल्टेज साइड कह रहे हो, जेड पर यूनिट एल बी साइड। मेरी बात समझ रहे हैं, तो किसी ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो गया, हेंस फॉर ए ट्रांसफार्मर, हेंस फॉर ए ट्रांसफार्मर हेंस फॉर ए ट्रांसफार्मर क्या मिल गया हमको, जेड पर यूनिट एच बी साइड यही इक्वल है जेड पर यूनिट एल बी साइड, ठीक ना, जेड पर यूनिट एल बी साइड।
तो ये आपको मिल गया, यानी कि किसी ट्रांसफार्मर के लिए HV साइड और LV साइड का जो पर यूनिट मान होगा वो हमेशा बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर ना? पर यूनिट वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर के नजरिए से ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाकी तो कई चीजें हैं, वो आप पावर सिस्टम जब शनै शनै आएगा अगर पढ़ाएंगे तो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर के नजरिए से HV साइड और LV साइड का जो पर यूनिट वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिए गए बेस पर यूनिट मान हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक ना? ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है बेटा। अब इसका हम खूब लाभ उठाएंगे। खूब लाभ उठाएंगे मतलब कैसे? जरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट का आप वो फाइनल सर्किट याद कीजिए, वो कैसा था जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोगों ने किया था, है ना? देखो यही तो बनाए थे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। वाइट से कर लेते, ये गए हम, ठीक। ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा लीकेज रिएक्टेंस, है ना? और ये सर्किट मेरा हो गया शॉर्ट सर्किट, इस तरह से। ऐसे तो आए थे, ये शॉर्ट सर्किट था। ठीक ना भाई? ये मैंने दिखाया रेजिस्टेंस और ये मैंने दिखा दिया लीकेज रिएक्टेंस, ठीक। इसको मैंने कहा था आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, और ये था मेरा जे एक्स इक्विवेलेंट। ये करंट थी मेरी ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, और वोल्टेज सप्लाई कितना था? VSC, VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। इसकी पोलैरिटी आपकी कुछ इस तरह से, इस तरह से। दिस इज शॉर्ट सर्किट ना, ये शॉर्ट सर्किट। तो इस फाइनल सर्किट में ये आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस है और ये एक्चुअल लीकेज रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस। अगर मैं इसको पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसा होगा? अच्छा, यहीं पे एक बात आप ध्यान रख लेना कि जैसे मैं कहता हूं ना वी रेटेड, वी रेटेड, या मैं कहूं कि वी बेस, वी बेस, तो ये जो वी बेस का मतलब होता है, इसको आप हमेशा ये समझिए, वी बेस ही मेरा वी रेटेड होगा। वी बेस को ही वी रेटेड बोला जाता है। उसी तरह अगर मैं कहूं आई बेस, आई बेस, तो यही मेरा आई रेटेड वैल्यू कहलाता है, रेटेड करंट, है ना? रेटेड करंट। तो उसी तरह अगर मैं कहूं एस बेस, एस बेस, तो ये हो गया रेटेड अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए या एमवीए में होती है, किलोवाट और मेगावाट में नहीं होता है। आप लोगों ने इसका रीजन देख लिया है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग हमेशा ली जाती है वो वोल्ट एम्पियर में लिया जाता है, एस बेस में लिया जाता है। उसका रीजन है कि आप लोगों ने शंट ब्रांच और सीरीज ब्रांच, इसमें जो हानियां हो रही हैं वो वोल्टेज के कारण और करंट के कारण हो रही बेटा। वोल्टेज के कारण आपके कोर लॉसेस हो रहे हैं और करंट के कारण आपके वाइंडिंग लॉसेस हो रहे हैं। सो दैट ट्रांसफार्मर रेटिंग इज डिफाइंड एज वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर, है ना? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा वोल्ट एम्पियर में होती है और जनरली एमवीए में होगा। पावर ट्रांसफार्मर हमेशा एमवीए बेस होता है या किलो वोल्ट एम्पियर, है ना? तो एमवीए बेस में हम लोग क्वांटिटीज लेते हैं।
तो जो किसी क्वांटिटी का जो बेस वैल्यू होता है ना, वही उसका रेटेड वैल्यू होता है, ये मान के चलो आप, है ना। तो अगर इस सर्किट में मुझे पर यूनिट रेजिस्टेंस निकालने को आ जाए, क्या निकाल रहा हूं मैं, आर पर यूनिट मुझे चाहिए, आर पर यूनिट, आर पर यूनिट निकालना है मुझे। तो आर पर यूनिट में कैसे निकालूंगा, आर पर यूनिट में कैसे निकालूंगा, देखो आर पर यूनिट का मान हो जाएगा आर ओम, जो कि एक्चुअल होगा बाय डेफिनेशन, आर एक्चुअल होगा अपॉन जेड बेस, जो भी मैंने बेस चूज किया है उसके इंपीडेंस का बेस वैल्यू, है ना, यानी टोटल इंपीडेंस तो है जेड, है ना, उसमें से मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस जे एक्स, तो आर इज इक्वल टू आर पर यूनिट क्या होगा, आर अपॉन जेड बेस, है ना। अब जेड बेस को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस वैल्यू है ना, तो बेस वैल्यू को मैं रेटेड वैल्यू बोलूंगा। तो आप जानते हो कि यही तो आपका वी बेस अपॉन आई बेस होता है, आर ओम, जो कि ओम में होगा, एक्चुअल होगा, एक्चुअल होगा, और इस एक्चुअल वैल्यू को मैं वी बेस अपॉन आई बेस, जेड बेस को मैं इसमें तोड़ूंगा। आप जानते हो जेड बेस इज इक्वल टू वी बेस अपॉन आई बेस होता है। अब बेस वैल्यू को ही आप रेटेड वैल्यू बोलते हो, तो इसको आप लिख सकते हैं आर ओम एक्चुअल, आई बेस ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको आप कह दो आई रेटेड, आई रेटेड, क्योंकि बेस वैल्यू को ही रेटेड वैल्यू बोला जाता है, अपॉन वी बेस को मैं लिख सकता हूं वी रेटेड, वी रेटेड, ठीक ना। या फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आई रेटेड इंटू आर ओम एक्चुअल अपॉन वी रेटेड, अपॉन वी रेटेड। अब जरा न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को आप लोग देखो बेटा, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान समझना। आई रेटेड और आर एक्चुअल, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है इस सर्किट में, आई रेटेड, आई रेटेड मतलब यही शॉर्ट सर्किट करंट ही तो होगी इस सर्किट के लिए। तो आई रेटेड और आर एक्चुअल, यानी ये जो आर इक्विवेलेंट का मान है, ये इस रजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, और उसको आप वी रेटेड से डिवाइड कर रहे हो, उसको आप वी रेटेड से डिवाइड कर रहे हो, यानी एक्चुअल वोल्टेज अपॉन बेस वोल्टेज, यही तो है वो किसका, रेजिस्टेंस का। तो ये जो क्वांटिटी मिली है, ये जो क्वांटिटी मिली है, ये रेजिस्टेंस में फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप हुआ कि नहीं पर यूनिट में, इसको मैं कह सकता हूं पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, यानी कि अगर किसी क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू आपको निकालना हो तो सीधे आई आर अपॉन वी हो जाएगा, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आपका परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप आपका यही हो जाएगा। तो चाहे पर यूनिट में डील करो चाहे परसेंटेज में डील करो, है ना। ये क्वांटिटी आपकी किसी ट्रांसफार्मर के लिए क्या कहलाएगी, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस। अब क्या काम करो कि ऊपर नीचे आई रेटेड से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई रेटेड से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आई रेटेड से
गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या मिल जाएगा आपको? देखो आपको मिल जाएगा आर पर यूनिट, आर पर यूनिट निकाल रहे हो ना, आर पर यूनिट इज इक्वल टू आई रेटेड, आई रेटेड का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, इंटू आर एक्चुअल, है ना, या आर इक्विवेलेंट आप कह सकते हो, आर इक्विवेलेंट कह सकते हो, अपॉन वी रेटेड इंटू आई रेटेड। अब वी रेटेड इंटू आई रेटेड कहो, चाहे वी बेस इंटू आई बेस कहो, अब वी बेस इंटू आई बेस क्या बन जाएगा? एस बेस, है ना, एस इज इक्वल टू वी इंटू आई ही तो होगा। तो इसको आप फाइनली लिख सकते हो आर पर यूनिट, आर पर यूनिट इज इक्वल टू आई रेटेड, आई रेटेड का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन एस रेटेड, एस रेटेड। अब ये क्वांटिटी क्या दिखा रही है न्यूमरेटर वाली? आई रेटेड का स्क्वायर, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। ये क्वांटिटी कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करता है ना। आई स्क्वायर आर लॉस जो होगा वो किसी सिस्टम का वाइंडिंग लॉस ही होगा ना। इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस होगा, और उसको आप बेस पावर से डिवाइड कर रहे हो, बेस पावर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फुल लोड कॉपर लॉस पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। और यही तो आर पर यूनिट है, इसी को आप क्या कह रहे हो? आर पर यूनिट। इसी को आप क्या कह रहे हैं? आर पर यूनिट कह रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। यही आपका आर पर यूनिट है, यानी किसी ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट रेजिस्टेंस होता है वो फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस चीज को समझो। ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रेजिस्टेंस, क्या कह रहा हूं मैं? ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रेजिस्टेंस, अब ये तो नहीं बदलेगा ना, चाहे हाई वोल्टेज साइड हो चाहे लो वोल्टेज साइड हो। तो ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस फुल लोड, फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। फुल लॉस या वाइंडिंग लॉस, है ना, कॉपर लॉस, इसको वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, आगे देखेंगे। कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैं कहूं कि मान लो किसी ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट आर पर यूनिट है वो मान लो कि 1% है, 1 पर यूनिट है, पर यूनिट में क्लियर है ना, 1 पर यूनिट है, 1 पर यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ट्रांसफार्मर में 10% कॉपर लॉस हो रहा है फुल लोड पर, रेटेड करंट पर 10% कॉपर लॉस हो रहा है। पर यूनिट वैल्यू ये हमारा समाधान कर देगा किसी ट्रांसफार्मर के लिए कि पर यूनिट रेजिस्टेंस हमेशा उसके फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार हम एक्स पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज एक्स पर यूनिट? एक्स पर यूनिट ये हमारा हो जाएगा एक्स इक्विवेलेंट अपॉन जेड बेस, है ना। और फाइनली ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स इक्विवेलेंट इंटू वी रेटेड अपॉन आई रेटेड।
अब ये हो जाएगा आई रेटेड एक्स इक्विवेलेंट अपॉन वी रेटेड, यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो, ये आपका हो जाएगा पर यूनिट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, पर यूनिट रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और आई रेटेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा फाइनली, क्या मिल जाएगा, आई रेटेड से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आई रेटेड का स्क्वायर इंटू एक्स इक्विवेलेंट अपॉन ये आपका एस बेस हो जाएगा, यानी एस रेटेड कह सकते हो आप, एस रेटेड कह सकते हो। इसी को आप कहोगे पर यूनिट फुल लोड, इसको आप कहेंगे फुल लोड रिएक्टिव पावर लॉस, फुल लोड रिएक्टिव पावर लॉस, है ना। तो इस तरह से सारी चीजें निकाली जाएंगी। आई थिंक आपके समझ में आया होगा पर यूनिट वैल्यू क्या हुआ, है ना। पर यूनिट वैल्यू से एक चीज क्या हुआ कि हाई वोल्टेज इंपीडेंस और लो वोल्टेज इंपीडेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, और दूसरा जो आर पर यूनिट हो वो उसका फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आर पर यूनिट क्या कर रहा है, फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स पर यूनिट फुल लोड रिएक्टिव पावर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह आप जेट पर यूनिट भी निकाल सकते हो, जेट पर यूनिट भी तो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जेट पर यूनिट क्या हो जाएगा, जेट पर यूनिट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, जेड बेस को आप लिखोगे जेड एक्चुअल अपॉन, इसको आप लिख दोगे वी रेटेड अपॉन आई रेटेड, फाइनली हो जाएगा आई रेटेड जेड एक्चुअल अपॉन वी रेटेड, यही तो आपका हो गया पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज इंपीडेंस, है ना। और आप आई रेटेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो आई रेटेड का स्क्वायर जेड एक्चुअल अपॉन ये आपका हो जाएगा एस रेटेड, यही आपका क्या होगा, फुल लोड इंपीडेंस पावर लॉस, फुल लोड पर यूनिट में ना, पर यूनिट फुल लोड पावर इंपीडेंस, सॉरी फुल लोड इंपीडेंस पावर लॉस, इंपीडेंस पावर। तो इस तरह से सारी क्वांटिटीज को हम फाइंड कर लेते हैं, है ना। ध्यान रहे कि आर पर यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर पर यूनिट किसी ट्रांसफार्मर का पर फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर आर पर यूनिट का मान 1 है मतलब उस ट्रांसफार्मर में 10% कॉपर लॉस हो रहा है ना।
और यदि x पर यूनिट का वैल्यू 2 है, मान लीजिए 10 है, तो उसमें मतलब 2 है, तो इसका मतलब 20% लॉस उसके रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण हो रहा है ना। तो इस तरह से पर यूनिट वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉसेस पढ़ लेंगे या एफिशिएंसी पढ़ लेंगे या वोल्टेज रेगुलेशन, जो भी वोल्टेज रेगुलेशन भी देख लिया जाए, उससे कई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ध्यान से समझना आप लोग, है ना। तो या तो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या लॉसेज या एफिशिएंसी हम लोग पढ़ेंगे। जब ये दो चीज़ें हम लोग को समझ में आएंगी, तब हम लोग कोर टाइप और शेल टाइप को अध्ययन करेंगे, जिससे कि ये इन दोनों चीज़ों, वोल्टेज रेगुलेशन का उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा और लॉसेज और एफिशिएंसी का उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो इन दो में से एक कोई लेक्चर होगा मेरा नेक्स्ट, या तो वोल्टेज रेगुलेशन या तो लॉसेज या एफिशिएंसी, है ना। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.